नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस की खास पेशकश देवभूमि समाचार। रुक करते हैं देहरादून से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों का। आगामी विधानसभा सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है। बता दें कि यह सत्र देहरादून में आयोजित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इस बजट सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा ताकि जिस विभाग की बजट की कमी है वह पूरी की जा सके। विधानसभा सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आहूत हो रहा है और चूंकि आप जानते हैं कि आज जो माननीय मंत्रिमंडल ने भी यही प्रस्ताव पारित किया है और ये जो हमारा सत्र होना है देहरादून में होना है। साथ में ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मार्च में गैरसैंण में हुआ था और उसमें सितंबर से पहले होना था। ये इसमें हमने निर्णय लिया और साथ में अनुपूरक बजट भी इसमें हम लोग ला रहे हैं ताकि जो हमारे बजट की स्थिति है, आप जानते हैं इस बीच में अनुपूरक की भी आवश्यकता रहती है, तो सप्लीमेंट्री बजट भी इसी सत्र के दौरान हम लोग लाएंगे। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात के लगभग 11:30 बजे हर्षल से झाला की ओर आ रहा एक डंपर अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर खाई में गिर गया। वाहन में चालक सहित 2 लोग सवार थे, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं एक घायल को आर्मी हर्षल चिकित्सालय लेकर जाया गया, जहां इसका इलाज जारी है। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 15 घंटे से बंद पड़ा है, जिसके बाद प्रशासन लगातार राजमार्ग को सुचारू करने में जुटा हुआ है। बता दें कि राजमार्ग खुलने में अभी समय लग सकता है। वहीं बताया यह जा रहा है कि राजमार्ग के आर पार वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है, तो वहीं राजमार्ग अवरुद्ध होने से तीर्थयात्री भी परेशान हो रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 अगस्त को एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार आएंगे, जिसमें वह विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए यह बताया कि सबसे पहले हरिद्वार के भूपतवाला स्थित शांति कुंज में निजी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल होंगे। फिर वह ऋषिकुल आयुर्वेद महाविद्यालय के ऑडिटोरियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान जेपी नड्डा द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं बताया यह जा रहा है कि सामाजिक कार्यक्रमों के बाद आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के लिए बैठक की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश के समस्त मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का 27 तारीख को आगमन है। मुख्य रूप से जो शांति कुंज के एक कार्यक्रम में उनको रहना है, लेकिन उसके साथ साथ उसी दिन इस माह का अंतिम रविवार है और मन की बात का कार्यक्रम भी होगा। तो हम ऋषिकुल जो कैंपस है आयुर्वेदिक कॉलेज ऋषिकुल में, उसमें वृक्षारोपण करेंगे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा और उसी स्थान पर मन की बात के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। हमारे कार्यकर्ता भी उस कार्यक्रम में उपस्थित, उस बूथ के कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित रहेंगे। उसके बाद शांति कुंज के कार्यक्रम के बाद में हरिद्वार में ही जो प्रदेश की कोर टोली है, कोर कमेटी, उनके साथ उनका व्यक्तिगत मिलना होगा। ये कार्यक्रम पूरे दिन का कार्यक्रम बना है। 5 बजे उनकी वापसी रहेगी। तो 27 तारीख को हमारे पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए कटिबद्ध हैं। हरिद्वार में उनके स्वागत की बहुत बड़ी तैयारी हम लोग करने वाले हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद सरदार सिंह फार्म हाउस में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा सीएसआर योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण निःशुल्क वितरण समारोह आयोजन किया गया, जिसमें 3 तारीख को कराए गए रजिस्ट्रेशन के आधार पर विकलांगजनों को निःशुल्क उपकरण वितरण किए गए। बता दें कि दिव्यांगों को उपकरण मिलने के बाद दिव्यांग काफी खुश नजर आए। तो वहीं समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि 243 दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण किए जा रहे हैं, जिसमें 32 प्रकार के उपकरण जैसे वैसाखी, छड़ी, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, बैटरी चालित ट्राईसाइकिल, आर्टिफिशियल अंग वितरित किए गए हैं।
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा हरिद्वार में यह आयोजन किया गया। समाज कल्याण अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा यह आयोजन हुआ, जिसमें रजिस्ट्रेशन के आधार पर लाभार्थियों को अलग अलग उपकरण वितरित किए गए। आपको बता दें, दिव्यांगजनों को इस दौरान सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। CSR योजना के अंतर्गत ये निःशुल्क वितरण किया गया है। पे 243 लोगों का पंजीकरण हुआ था विभिन्न सहायक उपकरणों में। यहाँ तक कि करीबन 32 प्रकार के हम लोग उपकरण वितरित कर रहे हैं। इनमें से जैसे आप लोग देख भी रहे हैं, ट्राई साइकिल है, व्हील चेयर है, बैसाखी है, मोटराइज साइकिल है, खान की मशीन है, कैलिपर्स वगैरह है। इस प्रकार के करीबन जो टोटल जो उपकरण है, करीबन 400 के आसपास उपकरण हम लोग 243 लोगों को आज निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और हमारे सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी के कथित प्रयासों द्वारा आज हमारे सभी दिव्यांग भाइयों की समस्या को दूर किया जा रहा है। इसमें हम सभी को जैसे हमारे उपकरण की आवश्यकता है, हमें जिसको बैटरी चलित की उसको बैटरी चलित, और जिसको ट्राईसाइकिल की उसको ट्राईसाइकिल, अन्य उपकरण आज हमारे दिव्यांग समाज को यहाँ पर वितरण किए जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता है। मैंने लोग भादराबाद में रजिस्ट्रेशन कराया था, मुझे आज साइकिल मिली है और मैं सरकार की बहुत बहुत आभारी हूँ जो मुझ पर इतना आभार किया है। उत्तराखंड में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं देहरादून में गुरुवार को डेंगू के 11 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में जिले में 1400 मरीजों की एलाइजा जांच हुई थी, जिसमें 9 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए। साथ ही आपको बता दें कि जिले में अब तक डेंगू के कुल 363 मरीज मिले हैं, जिनमें से 316 ठीक हो चुके हैं और अस्पतालों और घरों में 46 एक्टिव मरीज हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में कई ऐसे एरिया हैं जहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। और स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि डेंगू को लेकर विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के साथ समन्वय बनाते हुए नगर निगम के साथ मिलकर डेंगू की रोकथाम को लेकर फॉगिंग भी कराई जा रही है और अस्पतालों में पर्याप्त बेड की व्यवस्था है। हमारे द्वारा जन जागरूकता भी चलाई जा रही है। आशाएं घर घर में जाकर सोर्स रिडक्शन पे काम कर रही है। फॉगिंग की निगम के संग मिलकर हमारी फॉगिंग की प्रक्रिया भी है। अस्पतालों में हमने मॉनिटरिंग की जा रही है, पर्याप्त बेड उपलब्ध हैं और पूरा उपचार दी जाने की कोशिश की जा रही है। डोईवाला के ब्लॉक सभागार में महिला समूह से जुड़ी तमाम महिलाओं ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के तहत अपने अपने समूह के द्वारा बनाई गई राखियों के स्टॉल लगाए। डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल, SDM शैलेंद्र सिंह नेगी, BDO जगत सिंह और पंचायत प्रतिनिधि पंकज रावत ने महिला समूह के स्टॉल का उद्घाटन किया। साथ ही तमाम राखियां और अन्य सामान खरीदकर महिलाओं का उत्साह बढ़ाते हुए हौसला अफजाई भी की। बता दें कि सरकार की तरफ से महिला समूह से जुड़ी सैकड़ों महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर परिवार की आर्थिकी का जरिया बनी हुई हैं। इन स्टॉलों से क्षेत्रीय लोगों द्वारा भी राखी और स्थानीय उत्पादों की खरीदारी की गई, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा था। हमें इसकी पेन मिली गई थी और ये प्रयोग से राखी बनाती है और SDM सर आए तो उन्होंने खरीदी थी। सेल हो रही है? हाँ, ठीक हो रही, नॉर्मल है। कितने लोग जुड़े आपके समूह से? कितनी महिला? हमारे समूह में तो 14 लोग हैं, लेकिन हमारा 10 समूहों का संगठन। बहुत अच्छी पहल है यहाँ पर। ये मुख्यमंत्री जी ने अच्छी पहल यहाँ पर की है। जो महिलाओं ने यहाँ पर जो समूह में जो अपने उत्पाद बनाए हैं, जैसे कि घी हम पीछे देख रहे हैं, घी बना हुआ है, शक्कर है, अचार है, राखियाँ खुद बना रखी हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है और सब लोग यहाँ पर ख़रीदारी भी कर रहे हैं। मैंने भी यहाँ पर ख़रीदारी की है। तो एक अच्छी पहल है, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर। यहाँ पे स्टॉल लगाया है जिसमें हमने जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने राखियाँ बनाई हैं, उन राखियों की हमने यहाँ पे स्टॉल लगाई है। ये सब महिलाओं ने अपने हाथ से बनाई रखी है। इसमें हमारा अचार है, ब्राउन शुगर है और मिर्च का अचार है, लहसुन का अचार है। हमने आज इनकी बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर गठित आबकारी टीम की ओर से मुखबिर की सूचना पर नगर से 20 किलोमीटर दूर चौगांव छिना रोड पर पाटली गांव के पास सड़क किनारे कलमट के नीचे घास के पत्तों से छिपाई गई 20 पेटी बरमूडा रम की 240 बोतल बरामद की गई।
बरामद शराब की कीमत लगभग 1,19,880 रुपये बताई जा रही है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि रात का समय होने के कारण कोई भी अभियुक्त मौके से पकड़ा नहीं गया। वहीं बरामद अवैध शराब के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा बागेश्वर 47 आरक्षित विधानसभा उपनिर्वाचन के मद्देनजर आगे भी प्रवर्तन की कार्यवाही जारी रहेगी। वहीं इस कार्यवाही के बाद शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपदा प्रभावित क्षेत्र पगनो ड्यूटी पर गए उद्यान निरीक्षक सोमेश भंडारी पत्थर की चपेट में आने से चोटिल हो गए, जिन्हें तत्काल सीएससी जोशीमठ लाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दरअसल भारी बारिश के कारण पागल नाला टंगनी में मार्ग अवरुद्ध होने पर देर रात को कोतवाली जोशीमठ द्वारा एसडीआरएफ को सूचना दी गई कि पागल नाले के पास मलबा आने से रोड ब्लॉक हो गया है, जिसके दूसरी ओर एक घायल व्यक्ति फंसा हुआ है। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम जोशीमठ से विकास रावत के नेतृत्व में तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। रात को रेस्क्यू अभियान चलाकर घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर के माध्यम से पार कराकर दूसरी ओर लाया गया और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं हालत गंभीर होने पर उद्यान निरीक्षक को देहरादून रेफर कर दिया गया है। उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड के गठन से लेकर अब तक प्रदेश की महिलाओं का रोल राज्य के विकास के लिए विश्वसनीय रहा है। वहीं राज्य की बीजेपी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही हैं, जिससे प्रदेश की महिलाएं अपना सर गर्व से उठा सकें, लेकिन कांग्रेस सरकार के प्रयासों को ढकोसला करार दे रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में करोड़ मैदान में उतारा, जिसमें भाजपा ने 8 और कांग्रेस ने 5 महिलाओं को टिकट दिया। वहीं सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर बीजेपी अब महिलाओं से चुनाव में वोट मांगने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां सरकार के महिला सशक्तिकरण की नीतियों पर सवाल उठा रही हैं। इस योजना के माध्यम से उन सभी बहनों को
मार्केटिंग जो है ब्लॉक स्तरों पे प्रोवाइड करेंगे और वो अपने उत्पादों को जो है, जो बहनों को विशेषतया एक प्रॉब्लम रहता था क्योंकि मार्केटिंग उनकी प्रॉपर नहीं हो पाती थी, उनको खुद के स्तर से ही विपणन करना पड़ता था। तो अब उसके लिए सरकार एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है जिसमें महिलाएं जो हैं सभी उत्पादों को अपनी बिक्री करवा सकती हैं। तो सचिवालय में भी ये हमारा 24 कल से जो है शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद रक्षाबंधन तक ये पूरा चलेगा स्टॉल और विभिन्न ब्लॉक स्तरों पे हम लोग ये प्रदर्शनियां करवाने जा रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरियों में भी महिलाओं को 30% का जो है आरक्षण दिया। विभिन्न योजनाएं जो है उनके सशक्तिकरण को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा, मैं कहूँगी कि रक्षाबंधन पर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी एक भाई के रूप में बहुत अच्छा तोहफा महिलाओं को देने जा रहे हैं। ये फर्जी डायलॉग्स हैं। हाथी बरगला में मंत्री के घर के बगल में अभी 1-1.5 सप्ताह पहले एक लड़की का रेप होता है, उसका मर्डर हो जाता है। बीजेपी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष ने हरिद्वार में क्या किया आप सबने देखा है, जनता के दबाव में उस पर FIR बाद में होती है। उत्तरकाशी जनपद में अकेले 4 SC ST की बेटियों का बलात्कार होता है और उनको आज तक 1.5 साल में मुआवजा नहीं मिला है। ममता हत्याकांड, पिंकी हत्याकांड, अंकिता हत्याकांड, कितने गिनाए। और खाली नारे लगे सशक्त करना। सशक्त तो ये किसानों को भी कर रहे थे जिसमें 700 किसान आंदोलन में मर गए और 5 किसानों को बीजेपी के एक मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से कुचल के मार दिया। और महिलाओं की सशक्तिकरण करने वाले बताए ना, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संग दिल्ली में क्या किया है सबने देखा है। मणिपुर में आपने महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वाली आपकी सरकार, आपने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री भी 2 महीने बाद बोलते हैं। तो ये सशक्तिकरण है क्या महिलाओं का? इन सब बातों को लेकर जनता जागरूक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के महिलाओं को सशक्त करने के विजन से प्रदेश की महिलाओं को पंख लगने शुरू हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दा महिला सशक्तिकरण रहने वाला है, जिसके लिए दोनों पार्टियों ने अपने वाद विवाद की तैयारियां पूरी कर ली हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुख्यमंत्री महिलाओं के उत्थान का जिक्र कर उसे राजनीतिक हिस्सेदारी दिला पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। हल्द्वानी में मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस विधायक ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में राज्य के लोगों की तरफ से अपना पक्ष नहीं रख रही है। होना तो ये चाहिए था कि अतिक्रमण के नाम पर जिन लोगों को उजाड़ा जा रहा है उनके लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी चाहिए। वहीं बागेश्वर चुनाव को लेकर ये कहा कि बीजेपी के खिलाफ माहौल लगातार बनता जा रहा है क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी का बागेश्वर में बहुत अच्छा प्रभाव है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी या नहीं, इस पर उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस निश्चित तौर पर जीत का परचम लहराती हुई नजर आएगी। लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी ने अपनी सोशल मीडिया टीम को पूरी तरह से मजबूत करने में जुट गई है। पिछले दिनों 22 अगस्त को देहरादून में एक प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई जिसमें तमाम नेता मौजूद रहे। अब 15 सितंबर तक हर जिले में ये सोशल मीडिया मीटिंग हो रही है। इसके साथ ही प्रदेश में 4 स्थानों पर बड़ी मीटिंग आयोजित होगी जिसमें केंद्रीय नेता भी शिरकत करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। ये मीटिंग अल्मोड़ा, श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी में 15 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी। प्रदेश में इन चारों समिट में प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं और केंद्र से माननीय अमित मालवीय जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं सोशल मीडिया और IT के और बंगाल के सह प्रभारी हैं, वो भी जो है या तो देहरादून की समिट में या हल्द्वानी की समिट में, दोनों में से एक जगह अमित मालवीय जी भी रहेंगे। अन्य समिट में विनोद तावड़े जी हैं, शिव प्रकाश जी हैं और BL संतोष जी भी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, वो भी किसी एक समिट में रह सकते हैं। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि बॉबी पवार बागेश्वर स्थित बागनाथ मंदिर में दर्शन करने गए थे। बागेश्वर में उपचुनाव भी चल रहे हैं, ऐसे में आचार संहिता लागू है।
वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इसे बीजेपी सरकार की बौखलाहट बताया है और सरकार से बॉबी पवार की गिरफ्तारी करने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही गरिमा दसौनी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी का भी बॉबी पवार की गिरफ्तारी के दौरान जिक्र किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि युवाओं के द्वारा शांति भंग करने की आशंका थी। ऐसे में बॉबी पवार को बागनाथ मंदिर जाते हुए एसओजी और कोतवाली ने नुमाइश मैदान के समीप से गिरफ्तार कर लिया था। रामनगर के तराई पश्चिम वन विभाग के फाटो पर्यटन जोन जो पूरे वर्ष पर्यटकों के लिए खुला रहता था, लेकिन बारिश के चलते इस वर्ष फाटो जोन को 31 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि बारिश की वजह से फाटो जोन के मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो वहीं पर्यटकों के भ्रमण के दौरान उनकी जिप्सियां मार्ग में ही फंस जाती हैं। इसलिए तराई पश्चिम वन विभाग के डीएफओ प्रकाश आर्या ने फाटो जोन को 31 अगस्त तक बंद कर दिया है। बता दें कि बरसात कम होने के बाद जोन को पुनः 1 सितंबर से खोल दिया जाएगा। खबर रामनगर से, जहां पर फाटो जोन को बंद किया गया है। 31 अगस्त तक फाटो जोन बंद रहेगा। वहीं बारिश के चलते फाटो जोन को बंद किया गया है। 1 सितंबर से फाटो जोन को पुनः खोल दिया जाएगा। वहीं तराई पश्चिम वन विभाग के डीएफओ प्रकाश आर्य ने फाटो जोन को 31 अगस्त तक बंद कर दिया है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से फाटो जोन के मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे लोगों की जिप्सियां रास्ते में ही फंस जाती थी। इस वर्ष फाटो जोन को 31 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। बारिश इसका कारण बताई जा रही है। रामनगर के तराई पश्चिम वन विभाग के फाटो पर्यटन जोन जो कि पूरे ही साल पर्यटकों के लिए खुला रहता था, वहीं बारिश के चलते इस वर्ष फाटो जोन को 31 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि बारिश की वजह से फाटो जोन के मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो वहीं पर्यटकों के भ्रमण के दौरान उनकी जिप्सियां मार्ग में ही फंस जाती थी। इसलिए तराई पश्चिम वन विभाग के डीएफओ प्रकाश आर्या ने फाटो जोन को 31 अगस्त तक बंद कर दिया है। वहीं बता दें कि बरसात कम होने के बाद जोन को पुनः 1 सितंबर से खोल दिया जाएगा। डोईवाला में घिसर पड़ी निवासी देश की आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश सरकार द्वारा आज ही के दिन फांसी देकर शहीद हो गए थे। आज नायक अमर शहीद दुर्गमल जी की 79वीं पुण्यतिथि पर डोईवाला में कई जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं प्रशासन द्वारा डोईवाला चौक पर उनकी स्मृति में मूर्ति का अनावरण भी पहले ही किया जा चुका है। आज शहीद दुर्गामल समिति द्वारा उनकी मूर्ति पर पुष्पमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और गोरखाली समाज के लोग उपस्थित थे। खबर डोईवाला से है, जहां पर स्वतंत्रता सेनानी शहीद दुर्गामल की पुण्यतिथि पर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी दी थी। इस दौरान लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। तो हम क्योंकि जो हमारे शहीद दुर्गामल घिसरपड़ी खते रोड में इनका जन्म हुआ था, उसमें हम लोगों को भी बड़ा खुशी महसूस होता है कि जो हमारे डोईवाला क्षेत्र के घिसरपड़ी खते में इनका जन्म हुआ। और हमें भी सौभाग्य मिला कि इनके जो इन्होंने 1944 में जो इनको अंग्रेज शासन द्वारा इन्हें फांसी दी गई थी, तो उसके शहीद को हम हर वर्ष 25 अगस्त को इसी प्रकार से पहले हम नगर पालिका प्रांगण में मनाते थे। अब वहाँ से मनाने के बाद हमारे जो शासन द्वारा सरकार द्वारा यहाँ शहीद दुर्गामल जी का यहाँ पर जो भव्य मूर्ति का अनावरण करा, उसमें हमें सौभाग्य मिला कि डोईवाला चौक का नाम शहीद दुर्गामल चौक के नाम से रखा गया। इसमें हमें बहुत गर्वान्वित। अमर शहीद मेजर दुर्गामल जी का जन्म स्थान यही डोईवाला खता है और हम लोगों को यहाँ इस भूमि में जन्म लेकर के उन लोगों ने हम लोगों को गौरवान्वित किया। 25 अगस्त 1944 को आज़ाद हिंद फौज के ये प्रथम इस क्षेत्र के प्रथम शहीद जिनको जो है आज ही के दिन जो है फांसी दी गई थी, तो आज इनकी 79वीं पुण्यतिथि है।
जिसमें कि हमारे यहाँ के संपूर्ण क्षेत्रवासी, कई संघ संस्थाएं, समितियां, नगर पालिका एवं विभिन्न जो है संगठनों के लोग इस हर साल इस पुण्यतिथि में जो कि हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश देवभूमि समाचार में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।